गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आप में से जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे। हमने कल्चर की बात की थी, कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर की बात की थी पिछली वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे कल्चरल लैग की। समाजशास्त्र में कल्चरल लैग कई एग्जाम में आता है, यूजीसी नेट में भी अक्सर पूछा जाता है ये सवाल, और बीए एमए में कल्चर से रिलेटेड ये काफ़ी क्वेश्चन है। तो हम जाने पहले कल्चर लैग क्या है आखिर और किसने इसकी चर्चा की। इसको हिंदी में बोलते हैं सांस्कृतिक विलंबन। और सांस्कृतिक विलंबन की सर्वप्रथम चर्चा ऑगबॉर्न ने की थी, अपनी पुस्तक सोशल चेंज में की थी उन्होंने ये चर्चा, जो पुस्तक 1925 में प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि संस्कृति के दो हिस्से हैं जो आप पहले भी जान चुके हैं, भौतिक संस्कृति फिजिकल कल्चर और अभौतिक संस्कृति नॉन फिजिकल कल्चर। इनमें से भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। तो एक तरह का गैप उत्पन्न होता है, इसे कल्चरल गैप कहते हैं। उदाहरण से आप समझिए कि सपोज के हमारे पास मकान तो बड़े बड़े हैं, हमने बनवा लिए कमा करके, और तौर तरीके नहीं हैं, ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, इल्म नहीं है। उसी तरह हमारे पास स्कूल तो है लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का अभाव है, एक गैप है, ज्ञान गैप है फिजिकल और नॉन फिजिकल में। हमने डाइनिंग टेबल खरीद लिया लेकिन खाने नहीं आता है उस पे बैठ के। हमने ड्रेस तो अपना लिया लेकिन उस ड्रेस को कैसे पहनना ये नहीं आता है। ड्रेस हमने खरीद लिया तो भौतिक चीजें आ गई और अभौतिक चीजें पीछे रह गई। इसमें एक गैप आ जाता है। और अच्छे उदाहरण से आप समझिए कि हमने गाड़ियां तो बहुत सारी ले ली, हमारे देश में बहुत गाड़ी है और सड़क का अभाव है। हर जगह भारत में आप पाएंगे गाड़ी जाम रहती है, रोड जाम रहता है एकदम, सड़क। वजह क्या है? एक गैप है, ये कल्चरल गैप है कि दोनों चीज समानांतर नहीं चलती। हम किसी एक पक्ष को तो अपना लेते हैं लेकिन दूसरे पक्ष को अपनाते नहीं हैं। जैसे हम किताब खरीद लिए, आईएएस बनने का एक होड़ है, पीसीएस करने का, किताब तो खरीद लिए लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? एक चीज तो आपके पास है और दूसरा नहीं है, दूसरा आप नहीं ला पा रहे हैं, तो ये एक गैप पैदा हो जाता है। इसी को ऑगबर्न कल्चरल लैग कहते हैं। लेकिन ऑगबर्न ने इसमें आगे चल करके एक सुधार किया। ऑन कल्चर एंड सोशल चेंज उनकी एक पुस्तक है जो 1957 में छपी थी। उसमें वो पहली पुस्तक में वो कहते हैं कि भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है, लेकिन अपनी इस पुस्तक में वो ये सुधार करते हैं 1957 में कि भौतिक संस्कृति या अभौतिक संस्कृति में एक कोई आगे बढ़ जाती है या भौतिक में भी कोई आगे बढ़ जाती है तो भी एक गैप उत्पन्न हो जाता है। जैसे भारत में सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सड़क जाम है। दिल्ली का आप देखिए कि दिल्ली में ऑड और इवन नंबर चलता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी वही है कि गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई, उसके हिसाब से हमारे पास सड़कें नहीं हैं। कहीं सड़क बहुत अच्छी है तो गाड़ियां नहीं है। स्कूल है, आप जाइएगा कहीं कहीं तो पढ़ने वाले नहीं हैं, कहीं पढ़ने वाले हैं तो स्कूल नहीं है।
कि इसी तरह हो गया जैसे किसी के पास कंघी है लेकिन बाल नहीं है, और बाल है तो कंघी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक गैप है। आपके पास घर में सारे सामान अवेलेबल हैं खाना बनाने के, चावल दाल सब्जी दूध पनीर सब चीज है, लेकिन गैस चूल्हा नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है। अब बताइए आप खाना बनेगा? तो एक गैप उत्पन्न होता है। इसकी बात वो अकबर साहब कर रहे थे। तो इसको बोलते हैं कल्चरल लैग। सांस्कृतिक विलंबन आखिर क्यों उत्पन्न होता है, उसकी भी वो बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि आमतौर पे संस्कृति में विलंबन हो जाता है। भौतिक संस्कृति या भौतिक संस्कृति या दोनों में से कोई एक दूसरे के आगे पीछे चला जाता है, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह वो बताते हैं कि कई बार जो है ना अतीत के प्रति जो हमारा ये होता है विश्वास होता है, अतीत को हम बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। अतीत के प्रति निष्ठा, व्यक्ति की रूढ़िवादिता, जो व्यक्ति अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ता नहीं है वो रूढ़िवादिता के प्रति जिद्दी होता है, और नए विचारों के प्रति एक भय है कि कैसे इस विचार को मैं अपना लूं। और निहित स्वार्थ, व्यक्ति का एक स्वार्थ होता है, जो स्वार्थ के कारण गैप उत्पन्न होता है। और नवीन विचारों की परीक्षा में एक कठिनाई उत्पन्न होती है, जिसके कारण अकबर कहते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न होती है। नए नए जो विचार हैं उनके साथ हम संतुलन नहीं कर पाते, जैसे मान लीजिए कि स्कूल तो खुल गया लेकिन वहां के लोग स्कूल में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसी पढ़ाई करके क्या करूंगा। तो ये विचार उनके संस्कृति में एक गैप पैदा कर रहे हैं। जैसे मान लिया लड़कियों में शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की कमी है, या किसी खास समुदाय में विशेषकर मुसलमानों में शिक्षा की कमी है, तो वो सोचते हैं कि शिक्षा ग्रहण करके क्या मिलेगा, उससे अच्छा है कि भाई कहीं नौकरी कर लो। तो इस तरह का जो सोच है, नए विचारों को वो अपनाते नहीं है शिक्षा को। हालांकि शिक्षा जो है ना मूल अधिकार है, और शिक्षा ग्रहण करने का धार्मिक पुस्तक में भी पहला वर्णन शिक्षा का ही है, जो कुरान में है उसमें पहला उपदेश पढ़ने का ही है। तो बहरहाल एक विशेष जाति में किसी भी चीज के प्रति, जैसे मान लिया एक समय में सती प्रथा था, तो सती प्रथा के प्रति, क्योंकि नई चीजों को हम अपनाना नहीं चाहते, नई चीजों के प्रति हमारे अंदर एक भय होता है, और इसके कारण भी एक तो चार बातें हैं, वो है रूढ़िवादिता, नवीन चीजों से भय, अतीत के प्रति निष्ठा और निहित स्वार्थ। ये चार चीज है जिसके कारण संस्कृति में एक विलंबना उत्पन्न होती है। और आगे हम जानेंगे इसी में कि संस्कृति के तत्व क्या है, कल्चर के संरचना के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर। तो कल्चर की संरचना सामान्य तौर पे संस्कृति की बनावट तीन तरह की चीजों से होती है। सबसे पहला कल्चरल ट्रेट कहते हैं, उसको सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। सांस्कृतिक तत्व उसे कहते हैं, इसकी चर्चा हर्ष कोविद ने की थी। इसका अर्थ आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है सबसे छोटी परिभाषित इकाई जो संस्कृति है, जो अर्थपूर्ण इकाई जो सबसे छोटी है, जिसका हम नाम लेते हैं, जैसे चम्मच, जैसे किताब, जैसे कलम, एक एक चीज का जिसका हम नाम लेते हैं। और जैसे किचन में एक चीज है कटोरा, चम्मच, ये सांस्कृतिक तत्व है, कल्चरल ट्रेट है, सबसे छोटी इकाई है संस्कृति की। उसके बाद दूसरा है कल्चरल कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे, इसको हिंदी में कहते हैं सांस्कृतिक संकुल। बहुत सारे कल्चरल ट्रेट जब मिल जाते हैं तो आपस में मिलजुल करके वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे किचन में चम्मच है, प्लेट है, कटोरा है,
और ये तीनों चीज जब मिल गया तो कल्चरल कॉम्प्लेक्स बन गया सांस्कृतिक। उसी तरह किताब कलम कॉपी ये मिल गया तो सांस्कृतिक संकुल बन गया। उसी तरह हर जगह बाथरूम में बाल्टी साबुनदानी ये सारी चीजें जो मिल जाती है एक यूनिट से दूसरी यूनिट, ये सारी चीजें उसका अपना एक मीनिंग होता है, वो कल्चरल कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। जैसे और उदाहरण लीजिए, जैसे बेड पे उसकी चादर और तकिया, ये सारी चीजें कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, कल्चरल ट्रेट से बनती है, सांस्कृतिक तत्व से सांस्कृतिक संकुल बनता है। और तीसरी चीज है कल्चरल पैटर्न, सांस्कृतिक प्रतिमान, जो सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल से मिल करके बनता है। और जैसे मान लिया किचन है, तो किचन में सबसे छोटी इकाई चम्मच है या कटोरा है, ये सारी चीजें एक करके जो एक वस्तु है वो सांस्कृतिक इकाई है, सांस्कृतिक तत्व है। और 4-5 वस्तु मिल करके जैसे हम खाना खाते हैं तो एक चाहिए चम्मच, दाल के लिए कटोरा चाहिए, प्लेट चाहिए, सब्जी के लिए चाहिए कटोरी, ये मिलता है तो कॉम्प्लेक्स बनता है। अब पूरा किचन जिसमें गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, मसाले के डिब्बे, प्लेट, ये सारी चीजें जब मिलेंगे तो हो जाएगा कल्चरल पैटर्न। आपको बता दूं कि कल्चरल पैटर्न की पहली चर्चा रुथ बेनेडिक्ट ने की थी, सांस्कृतिक प्रतिमान की चर्चा। और ये तीनों उसी तरह आप हर डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, बाथरूम में छोटी छोटी चीजें मिलके तत्व मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स मिलके पैटर्न बनाते हैं। बाथरूम का हर एक सामान एक कल्चरल पैटर्न है, किचन का हर एक सामान मिलके पूरा कल्चरल सांस्कृतिक प्रतिमान बन जाता है। उसी तरह बेडरूम में हर एक सामान मिलकर के एक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। रुथ बेनेडिक्ट ने इसकी चर्चा की थी। तो और आप ये इसको समझ लीजिए कि जैसे कॉलेज है तो कॉलेज में एक क्लासरूम है, क्लासरूम में एक टेबल है, एक टेबल आपका हो गया सांस्कृतिक तत्व, और सारे टेबल कुर्सी और बोर्ड मिल करके ये सांस्कृतिक संकुल बनाए, और सारे क्लासरूम और सारा कॉलेज मिल करके सांस्कृतिक प्रतिमान बनता है। तो हमें लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और इस प्रकार के संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। इससे जुड़ा हुआ कुछ तत्व जो हम आपको बता दें कि और भी, जैसे क्लार्क विस्लर साहब हैं, वो कहते हैं कि 9 सांस्कृतिक तत्वों से संस्कृति का निर्माण हुआ है। ऐसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में। और एक है किम्बल यंग साहब, किम्बल यंग कहते हैं कि 13 प्रकार के सांस्कृतिक तत्व के कारण संस्कृति का निर्माण होता है। और जिस तरह से कल्चरल लैग की चर्चा ऑगबर्न ने की है, ये क्वेश्चन आता है, मिलाने का क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, खासतौर से यूजीसी नेट में। तो आएगा, एक तरफ दे देगा कल्चरल लैग और दूसरी तरफ दे देगा मैकाइवर पेज ऑगबर्न, आपको मिलाना पड़ेगा किससे आप मिला रहे थे। और कल्चरल लैग को आप मिलाएंगे ऑगबर्न से। तो कल्चरल लैग की जिस तरह से चर्चा की थी, और उसके लिए एक नया टर्म दिया मैकाइवर पेज ने, टेक्नोलॉजिकल लैग। इसको आप दिमाग में रखिएगा, टेक्नोलॉजिकल लैग, मैकाइवर पेज, कल्चरल लैग, ऑगबर्न, और एक और टर्म है टैंडम लैग, टैंडम विलंबना, टैंडम लैग स्टुअर्ट चेज ने दिया है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें यूजीसी नेट के एग्जाम में आती है, तो वो आपको जानना बेहद जरूरी है। और कुछ और संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ और हम लोग पॉइंट जान ले कि हर्षकोविद ने 15 सांस्कृतिक क्षेत्र की चर्चा की है। हर्षकोविद ने, क्लार्क विस्लर ने 9 सांस्कृतिक क्षेत्र की चर्चा की है। और
क्रोबर ने 6 सांस्कृतिक क्षेत्र की चर्चा की है और किम्बल यंग ने 13 सांस्कृतिक क्षेत्र की चर्चा की है। और हम आपको बता दें, सांस्कृतिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, कल्चरल एरिया की पहली चर्चा क्लार्क विस्लर ने की। सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं इसे। इसमें वो कहते हैं कि एक खास एरिया में एक संस्कृति चलती है, एक खास संस्कृति का बहुत ज्यादा वहां पे रिवाज होता है, उसको वो कल्चरल एरिया बोलते हैं। और एक टर्म है, कुछ टर्म है, आपको छोटा छोटा टर्म है, वो आपको जानना जरूरी है। एक टर्म है कल्चरल रिलेटिविज्म। इसकी चर्चा हर्ष कोविद ने की थी। ये सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि किस टर्म की चर्चा किसने की, ये यूजीसी नेट में आता है। और एक टर्म है एकल्चरेशन। दो संस्कृति एक दूसरे से जब एक सीखते हैं तत्व संस्कृति के, उसको एकल्चरेशन कहते हैं। पर संस्कृति ग्रहण, काफी ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। ये हर्ष कोविद ने इसकी चर्चा की थी। और कल्चरल रिलेटिविज्म में कि हम अपनी संस्कृति की तुलना अपनी ही संस्कृति से करना चाहिए, दूसरी संस्कृति से नहीं करनी चाहिए, तो इसको हर्ष कोविद ने इसकी चर्चा की थी। जैसे मान लीजिए कि मसाई जनजाति है, वो एक दूसरे से मिलते हैं तो थूकते हैं, एक दूसरे का वेलकम करते हैं। तो ये जापान में है। जापान में वो अफ्रीका में है मसाई जनजाति, जो एक दूसरे से मिलते हैं तो थूकते हैं स्वागत के लिए। और जापान में लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो झुकते हैं स्वागत के लिए। उसी तरह कुछ लोग जैसे मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, हिंदू एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। उसी तरह कुछ लोग मिलते हैं तो गले मिलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कल्चरल रिलेटिविज्म में, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में, हर्ष कोविद कहते हैं कि दूसरी संस्कृति से आप तुलना नहीं कीजिए। इसमें कौन अच्छी है और कौन बुरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब संस्कृति अपनी जगह पे अच्छी है और अपनी संस्कृति को अपने हिसाब से देखना चाहिए। आप अपनी संस्कृति की तुलना दूसरे के हिसाब से नहीं करना चाहिए। और ये वाला टास्क थोड़ा लंबा होगा, चूंकि इसमें हम खत्म ही कर देते हैं कल्चर को। और एक टर्म है इथनोसेंट्रिसिज्म। इथनोसेंट्रिसिज्म एक ऐसा टर्म है, इसकी चर्चा डब्ल्यू.जी. समनर ने किया था। और इसमें है कि अपनी संस्कृति को ऊंचा मानते हैं और दूसरी की संस्कृति को नीचा मानते हैं। यह कहलाता है इथनोसेंट्रिसिज्म। और एक है टेम्पोरोसेंट्रिसिज्म। इसकी चर्चा बियर स्टेट ने की। एक बात और आपको मैं बता दूं कि आप कुछ टर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखिए। इंग्लिश में भी याद रखना आपको। आप इंग्लिश के टर्म को भी इंग्लिश में, अगर आप जैसे एथनोसेंट्रिसिज्म को ही हिंदी में अगर आप लिख देंगे और उसका अर्थ लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा और बेहतर होगा, क्योंकि सही वर्ड उसका वही है, सही शब्द वही है। तो टेम्पोरोसेंट्रिसिज्म की चर्चा की थी बियर स्टेट ने। टेम्पोरोसेंट्रिसिज्म में एक व्यक्ति अपने काल को, यानी अपने समय को ज्यादा अच्छा मानता है। जैसे युवा ये कहते हैं हमारा समय बहुत अच्छा है, या बूढ़े लोग कहते हैं हमारे काल में, यानी हमारे जमाने में बड़ा अच्छा होता था। यह है टेम्पोरोसेंट्रिसिज्म। एक है कॉन्ट्रा कल्चर। इसका मतलब है विरोधी संस्कृति। इसकी चर्चा इंजर ने की थी। कॉन्ट्रा कल्चर की चर्चा इंजर ने की थी। इसका मतलब है दो विरोधी संस्कृति जब आपस में टकराते हैं उसको वो कहते हैं कॉन्ट्रा कल्चर। एक है कल्चरल यूनिवर्सल, सांस्कृतिक सार्वभौमिकतावाद। कल्चरल यूनिवर्सल की चर्चा रॉल्फ लिंटन ने की है। इसका मतलब है कुछ संस्कृति के तत्व जो है ना पूरे समाज में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। जैसे एक हिंदू महिलाएं शादी के बाद जो है वो क्या करे के सिंदूर लगाती है, वो पूरे भारतीय समाज में ये कल्चरल यूनिवर्सल एक एलिमेंट है। उस तरह जैसे मुसलमान हाथ मिलाते हैं, सलाम करते हैं, तो ये कल्चरल यूनिवर्सल है। एक है कल्चरल स्पेशलिटीज, सांस्कृतिक विशिष्टतावाद। कल्चरल स्पेशलिटीज की चर्चा रॉल्फ लिंटन ने की और इसने कहा कि विशेष
संस्कृति होती है। जैसे वकील का एक विशेष ड्रेस होता है, डॉक्टर का एक विशेष ड्रेस होता है, ये स्पेशल है, कल्चरल स्पेशलिटीज है। और एक है कल्चरल क्लाइमैक्स, इसकी चर्चा A.L. क्रोबर ने किया। कल्चर सांस्कृतिक चरम सीमा, कल्चरल क्लाइमैक्स। किसी संस्कृति का विशेष गुण, स्पेशल क्वालिटी एक खास जगह पे बहुत ज्यादा होता है। जैसे कुमाऊं संस्कृति का सबसे ज्यादा कैरेक्टर आपको अल्मोड़ा में मिलेगा, और गढ़वाल संस्कृति का सबसे ज्यादा वो गढ़वाल के क्या कहते हैं कि गढ़वाल में मिलेगा, गढ़वाल देहरादून में मिलेगा। इस तरह से एक विशेष संस्कृति के खास जगह पे ज्यादा प्रचलन को सांस्कृतिक क्लाइमैक्स कहते हैं, चरम सीमा कहते हैं। A.L. क्रोबर ने चर्चा की थी। एक है मास कल्चर, उसकी चर्चा H.D. लॉसवेल ने की थी। जनरली इन सब में ये पूछता है कि इस टर्म की चर्चा किसने की थी। मास कल्चर, जन संस्कृति, वो संस्कृति पूरे जन में व्यापक रहती है, इसकी चर्चा H.D. लॉसवेल ने की थी। एक है इनकल्चरेशन, सोशलाइजेशन को कहते हैं, जो चीज हम सीखते हैं उसको इनकल्चरेशन कहते हैं, इसकी चर्चा हर्ष कोविद ने की थी। और एक है कल्चरल शॉक, कल्चरल शॉक की चर्चा की, शॉक है और इसकी चर्चा टॉफलर ने की थी। इसमें क्या होता है कि जब आप अचानक दूसरी संस्कृति में जाते हैं तो वहां पे आपको उस संस्कृति के लोगों से मिलके और उसको अपनाने में एक शौक उत्पन्न होता है, उसको कल्चरल शौक। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय है और परंपरागत रूप से रह रहा था, अचानक अमेरिका में एकदम आधुनिक संस्कृति के बीच गया तो बहुत कंफ्यूज और टेंशन में है, एक शौक उत्पन्न हो जाता है, तो उसको कल्चरल शौक कहते हैं। एक है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति। कल्चर ऑफ पॉवर्टी की चर्चा ऑस्कर लेविस ने की, ऑस्कर लेविस। और गरीब लोगों का अपनी एक संस्कृति होती है, झुग्गी झोपड़ी में होती है, उसकी चर्चा करते हैं। और एक है कल्चरल ब्रोकर, इसकी चर्चा एरिक वॉल्फ ने की, एरिक वॉल्फ। कल्चरल ब्रोकर की चर्चा एरिक वॉल्फ ने की। इसमें क्या है कि कुछ विपत्तियों में संस्कृति की रक्षा कुछ खास लोग करते हैं, उसकी बात वो करते हैं। तो एक है आइडियल कल्चर। आइडियल कल्चर ये है कि हमें ये करना चाहिए, जैसे सपोज कि मुसलमानों को 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए, या एक हिंदू को सुबह शाम पूजा करना चाहिए। लेकिन रियल कल्चर कि एक मुसलमान नमाज कितना पढ़ता है सचमुच में, या एक हिंदू कितना पूजा पाठ करता है। तो हमें लग रहा है कि संस्कृति से जुड़ा हुआ लगभग बहुत सारे बिंदु हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। और अब मुझे लगता है